प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 तक अगले वीडियो में हमने पढ़ा चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में ऑक्सीजन बनता है और ग्लूकोज बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिका में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो क्या क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो उस प्रक्रिया में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी क्यों होती है जबकि क्लोरोफिल उपस्थित हो। मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या आवश्यकता है, क्लोरोप्लास्ट की क्या आवश्यकता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की ही मौजूदगी में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। या पत्तियां में पाया जाता है। पत्तियां में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होते हैं। ये सबसे छोटा यूनिट है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं क्योंकि ये अधिकांश पौधों के पत्तियां में ही पाए जाते हैं। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश। ये 4 पदार्थ की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में होती है। जब सूर्य का रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। मतलब इकाई जो है प्रकाश संश्लेषण का वह क्लोरोफिल है। क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है और पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड वह वायुमंडल से प्राप्त करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ही वातावरण से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है, तो वह वायुमंडल में है। और वायुमंडल में इसके अलावा और भी गैस है जिसमें वायुमंडल में समान रूप से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है।
जब क्लोरोफिल नहीं हुआ तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्लोरोफिल, जो कि कवक और जीवाणु में नहीं होते हैं। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण, मतलब क्लोरोफिल नहीं होने के कारण, समस्त जंतु, जितने भी जीव जंतु है तथा कवक पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम नहीं होते, मतलब स्वयं बनाने में सक्षम नहीं होती हैं। अतः भोजन के लिए ये पूर्ण रूप से, मतलब पूर्णतः दूसरे जीवों पर या पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामेशियम में किस प्रकार के जंतु हैं, मतलब अमीबा और पैरामेशियम में किस तरह से पोषण होता है। अमीबा तथा पैरामेशियम प्राणी समपोषी जंतु है। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा होता है। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा होता है, मतलब मनुष्य जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका जो आहार नाल है वो किस किस भागों में बांटा गया है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब 8 मीटर से 10 मीटर तक की होती है तथा यह मुख्य गुहा, फैरिक्स, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में विभाजित होती है। सबसे पहले भोजन मुख्य गुहा में जाती है, फिर फैरिक्स से ग्रास नली में जाती है, फिर आमाशय में, आमाशय से होते हुए छोटी आंत, छोटी आंत से होते बड़ी आंत में जाती है। इस तरह भोजन का पाचन होता है। इसलिए मनुष्य का आहार नाल की लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर तक की होती है। ये है मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, पहले मुख्य गुहा में गया, फिर ग्रास नली में, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत में। इस तरह मनुष्य का आहार नाल इतने भागों में विभाजित होती है। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों का नाम लिखें। ग्रसनी, मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला निगल द्वार, जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, तथा कंठ द्वार के दूसरा है कंठ द्वार, जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एप्लीगोटस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। तो ग्रसनी के 2 छिद्र जो है वो कौन है, एक है निगल द्वार और दूसरा है कंठ द्वार। यही 2 छिद्र है, निगल द्वार तथा कंठ द्वार, जो कि एक ग्रास नली में जाती है और दूसरा कंठ द्वार में जाती है, जो कि श्वास नली में खुलता है।